तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी तक जो है हम लोग जो अपना नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो कल जो है हमने बेसिकली देखा था कि हम कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं जिनसे हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है। तो उसमें जो है हमने पहली चीज़ जो देखी थी वो था हमारा मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के बारे में जो है हमने ये चीज़ समझी थी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं या फिर किसी चीज़ को तोड़ते हैं, जिसमें हमने कहा था कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है उनको हम कलेक्टिवली जो है वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब अगर हम इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो अगर हम देखें तो हम इनको जो है वो नॉन लिविंग सिस्टम्स या फिर हम जो है इन विट्रो कंडीशंस के अंदर भी जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने ये कहा था कि जो ये रिएक्शंस होंगी जो हम नॉन लिविंग सिस्टम्स में इन विट्रो कंडीशंस में जो है हम परफॉर्म करेंगे, दोज रिएक्शंस वोंट बी नीदर दे वुड बी लिविंग नॉर वुड बी दे नॉन लिविंग। ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस है मेटाबॉलिक रिएक्शन ये स्पेशल होती है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। उसके बाद जो है हमने दूसरी चीज देखी दैट वाज ग्रोथ। ग्रोथ में हमने कहा कि देयर वुड बी एन इंक्रीज इन मास। ठीक है। और ग्रोथ में जो एक और चीज आ सकती है दैट वुड बी इंक्रीज इन नंबर। ठीक है। तो नंबर का इंक्रीज होना, दिस कुड बी नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, और दिस कुड बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। जब हम मल्टी सेल्यूलर लेवल पे बात करेंगे, जब हम मल्टी सेल्यूलर लेवल पे बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, दिस वुड बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। लेकिन जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे वहां पे जो ये है वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स हम बोलेंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड ग्रोथ। ठीक है। तो लेकिन इसको हम जो है इसको भी हम लोग रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम इसको जो है वो ग्रोथ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स होता है, इसको जो है हम लोग ग्रोथ भी कंसिडर कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देयर इज नो परफेक्ट बॉर्डर बिटवीन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक शैलो सा एक बॉर्डर है, ठीक है, जो इन दो चीजों को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा एज सच कोई परफेक्टली कोई इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो डिफरेंट प्रोसेसेस है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वहां पर जो है ये काफी हद तक जो है वो बिल्कुल दो अलग अलग इवेंट्स है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर टू डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है। अब हमें ये चीज समझनी है कि कोई भी जो जानदार है, कोई भी जो लिविंग है, दैट यूजुअली हम जो चीज देखते हैं दैट रिप्रोड्यूसेस। वो रिप्रोड्यूस क्यों करता है? ताकि लाइफ की जो है वो कंटिन्यू हो सके, उसकी जो प्रोजेनी है दैट कुड कंटिन्यू। ठीक है। वो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक इंसान जो है या फिर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कोई भी, ठीक है, इसका जो एक है वो लाइफ स्पैन है। ये पैदा होगा और ये मर जाएगा। ठीक है। कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो वो पैदा होगा और वो मर जाएगा। लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे यूजुअली डू नॉट डाई, वो मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो खुद ही दो सेल्स में डिवाइड हो गए, जो उन्होंने वो डॉटर सेल्स जो अपनी बना ली, तो फिर वो उन्हीं डॉटर सेल्स की शक्ल में वो खुद जिंदा रहते हैं। ठीक है। हालांकि जो ये सेल थी इसका वजूद जो है वो एज सच खत्म हो गया, लेकिन ओवरऑल जो है वो खुद ही एक डॉटर सेल बन गई। तो देयर इज नो डेथ फॉर यूनिसेलुलर।
ठीक है। लेकिन हाँ, कोई हादसा हो गया, सब मिसहैप अगर हो गया इसके साथ, तो बेशक ही मर सकती है। जैसे न्यूट्रिशंस खत्म हो गए तो मर जाएगा। लेकिन इसका कोई लाइफ स्पैन एज सच नहीं है कि पहले पैदा होगा, उसके बाद ग्रो करेगा और उसके बाद मर जाएगा। नहीं, ये पैदा होगा, उसके बाद ग्रो करेगा और उसके बाद जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वो पैदा होंगे, ग्रो करेंगे और मर जाएंगे। लेकिन इसके दौरान जो है, ये जो इनका पूरा ये लाइफ स्पैन है, इसके दौरान जो है ये प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे। और ये प्रोजेनी जो है वो इनकी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू करेगी। इंडिविजुअल अलग अलग है, लेकिन जो लाइफ है वो कंटिन्यू हो रही है। ऑलराइट। जैसे ह्यूमंस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, एंड ह्यूमंस की जो नस्ल है वो अर्थ पे कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है। ह्यूमंस की जो मोस्टली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो यूजुअली 70 ईयर्स के आसपास होती है। ठीक है। इवन दो रिसेंट ईयर्स में जो है ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बढ़ चुकी है, क्योंकि हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है। तो अब जो है वो लोगों की उम्रें जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने जो है वो बेसिक समझ लिया कि हम लोग रिप्रोडक्शन किस चीज़ को कहते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर हम लोग इन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को कुछ अच्छे से जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमें चीज़ समझनी है, दैट इज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है। जहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ग्रोथ, ये जो रिप्रोडक्शन है ये किस तरीके से होगी। वन वी कैन से अबाउट प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या करता है, ये करता है रिप्रोडक्शन बाय रीजेनरेशन। रीजेनरेशन से क्या मतलब है, दैट इफ दिस इज अ फ्लैट वर्म प्लेन एरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इफ दिस प्लेन एरिया गेट्स कट इनटू पीसेस, इसके जो है वो कुछ टुकड़े कर दिए गए। ठीक है। तो ये इसके टुकड़े हो गए, दिस इज वन पीस ऑफ इट। ठीक है। ये इसका दूसरा पीस है और ये इसका तीसरा पीस है। तो ये क्या करेगा, इट विल रीजेनरेट फ्रॉम ईच पीस। तो जो इसका ये सर है, सर से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो नया पैदा होगा। दिस इज द न्यू पार्ट। ठीक है। और दूसरे वाले में सर नया बनेगा, इसकी बॉडी वैसी ही है जो ओल्ड थी। ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी टेल नई बन गई। ठीक है। और जो तीसरा वाला है उसमें हेड नया आ गया, बॉडी नई आ गई, लेकिन जो टेल है दैट इज नाउ न्यू। ठीक है। तो प्लेनेरिया ने क्या किया, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय रीजेनरेशन। ठीक है। ये हमने प्लेनेरिया की एग्जांपल देख ली। इसके अलावा जो है हम लोग कुछ फंजाई की बात अगर करें, तो फंजाई जो है वो यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ठीक है। बहुत सारे स्पोर्स पैदा करेंगे और ये स्पोर्स जो है दे डेवलप इनटू न्यू फंजाई। ठीक है। फंजाई क्या करेगा, स्पोर्स पैदा करेगा, एंड दो स्पोर्स विल डेवलप इनटू न्यू फंजाई। ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो देख सकते हैं दैट वुड बी यीस्ट एंड हाइड्रा। यीस्ट एंड हाइड्रा क्या करेंगे, ये जो है वो बडिंग कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय बडिंग, एक ऑर्गेनिज्म है दैट विल प्रोड्यूस एन ऑफ ग्रोथ आउटग्रोथ ऑन इटसेल्फ, और जो ये आउटग्रोथ है ये फिर कट के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगी एंड इट विल ग्रो, एंड हमारे पास जो है वो दो पूरे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो इसके एग्जांपल में हमने देखा यीस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हो गई। ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहे तो रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है। इट्स द प्रोडक्शन ऑफ progeny
that has characteristics more or less similar to that of the parent. तो रिप्रोडक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है और उस प्रोजेनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोर और लेस सिमिलर होंगे टू दैट ऑफ द पेरेंट, उस चीज को जो है हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये डेफिनेशन जो है वो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वैलिड है, मोस्टली, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसकी क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर होंगी टू दैट ऑफ द पेरेंट, मोर और लेस सिमिलर होंगी, नॉट इट वोंट बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो मोर और लेस जो है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहते हैं। अब जो है यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग जो है वो डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग जो है वो एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज समझी कि ऑलमोस्ट जो है वो सारे जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्शन जो है वो शो करते हैं। इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। कोई भी नॉन लिविंग जो चीज है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करती, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग है। उसके बाद हमने ये चीज देखी कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सिमिलर होंगे टू दैट ऑफ द पेरेंट। अब हमें रिप्रोडक्शन की जो है वो दो टाइप्स देखनी है। रिप्रोडक्शन इज ब्रॉडली डिस्क्राइब, या जिसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू टाइप्स। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and another one would be asexual reproduction। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूजुअली बाय पेरेंटल होगा, ठीक है। बाय पेरेंटल से हमारा मतलब है देयर वुड बी टू पेरेंट्स, एक मेल एंड अनदर वन वुड बी फीमेल, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होगी, यानी इसमें दो पेरेंट्स नहीं होंगे बल्कि एक ही ऑर्गेनिज्म से जो है वो उसकी आने वाली जो है वो नस्लें चलेंगी, ठीक है। जिसमें हमने अभी देखा जैसे बर्डिंग था या हमारा जो है वो फ्लैट वर्म जो है वो रीजनरेशन कर रहा था, तो देयर वाज ओनली अ सिंगल पेरेंट। लेकिन अगर हम देखें जो वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे ह्यूमंस है या कोई भी एनिमल्स जो होते हैं यूजुअली, सो दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो है वो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे सेक्स ऑर्गन्स जैसा कुछ भी नहीं बनेगा। सेक्स ऑर्गन्स मतलब वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जिनके जरिए से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ये काम जो है वो किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है वो गमीट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और यहाँ पे जो है वो गमीट्स प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। ओके, ये हो गई कुछ बेसिक सी डिफरेंस। इसके अलावा जो है जब ये गमीट्स फ्यूज होंगे, ऑलराइट, जब ये गमीट्स फ्यूज होंगे उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जैसा कोई इवेंट नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गमीट और फीमेल गमीट जब फ्यूज होंगे और एक सेल बनेगी, उसको जो है हम लोग कहते हैं जाइगोट, ठीक है। जब मेल और फीमेल गमीट सेल का जो है वो फ्यूजन होगा तो हमारे पास जो है वो जाइगोट आ जाएगा।
तो जाइगोट जो है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है हमें जाइगोट नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है एक और डिफरेंस जो है दैट इज यहाँ पे जो गमीट सेल्स या फिर जो ये रिप्रोडक्शन है ये मेनली किया जाएगा थ्रू मियोसिस, और यहाँ पे जो है वो माइटोसिस के जरिए से रिप्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि दो पेरेंट्स है और दोनों पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए का कंटेंट है सपोज दैट इज 2n। ओके, तो ये जब गमीट्स अगर इन्होंने 2n प्रोड्यूस किया यानी कि अगर इन्होंने माइटोसिस कर दी, जब ये दो गमीट्स फ्यूज होंगे तो हमारे पास जो सेल बनेगी दैट वुड बी 4n। तो ये तो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, मियोसिस के जरिए से इस 2n को जो है वो 1n किया जाएगा, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तक जाने के लिए जो है वो मियोसिस की जाएगी। और इससे क्या होगा, जो हमारी प्रोजेनी होगी दैट अगेन वुड बी 2n। ठीक है, क्योंकि जब ये फ्यूज होंगे आपस में गमीट्स तब क्या होगा, वापस से एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे जो है वो यूनिपेरेंटल काम चल रहा है। तो अगर 2n है तो इससे जो सेल प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी 2n अगेन। तो यहाँ पे जो हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है क्या इसको एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिया जाएगा लाइफ का? यानी जैसे मैंने कल आपको बोला, इफ आई गिव यू दिस मार्कर एंड आस्क कि क्या ये मार्कर जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, यू कैन से कि ये मार्कर जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है तो ये नॉन लिविंग है। ठीक है, इसी तरीके से दिस इजंट शोइंग एनी काइंड ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो ये जो है वो अगेन नॉन लिविंग है। और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहा तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन हमने कल एक चीज जो है वो स्टार्टिंग में देखी थी, दैट वाज कि अगर हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है, एक बात तो ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो एक चीज है, लेकिन उस कैरेक्टरिस्टिक का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक मतलब अथॉरिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बनने के लिए हमें क्या चीज देखनी है कि जिसको हम लिविंग कह रहे हैं उसके अंदर तो ये हो, लेकिन किसी नॉन लिविंग के अंदर ना हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पहले ही कहा कि नॉन लिविंग के अंदर तो रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो देयर इज म्यूल। म्यूल हम कहते हैं हॉर्स, और जो डोंकी है उसको हम गधा कहते हैं। ठीक है, उसका जब क्रॉस किया जाएगा तो वहां पे जो है वो स्टीराइल प्रोजनी दैट इज म्यूल पैदा होगी। ये बेसिकली जब हम स्पीशीएशन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तब हमें समझ में आएगा कि ये यहाँ पे स्टीराइल पैदा क्यों हुआ। ठीक है, एक तो म्यूल है, उसके अलावा जो वर्कर बीज होती है, हनी बीज के अंदर जो है वो क्वीन होती है और वर्कर बीज होती है। ठीक है, और भी कुछ होता है। तो वर्कर वाली जो बीज होती है दे डोंट रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, क्वीन होती है, वर्कर होती है और ड्रोन्स होते हैं। वर्कर बीज जो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन क्या ये लिविंग नहीं है? हाँ बिल्कुल है। ये म्यूल क्या लिविंग नहीं है? ये भी लिविंग है। ठीक है, ये चलता फिरता है, खाना खाता है, मेटाबॉलिज्म करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरीके से जो वर्कर बीज है ये भी सारा काम करती है अच्छे से, ठीक है, लेकिन ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। इसी तरीके से कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो स्टीराइल होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि इनको इनफर्टिलिटी है, यानी कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन इसके जरिए से हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने देखा कि ग्रोथ जो है वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ की तभी वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तब तो नहीं होगा। इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक तो है, और
क्या बोलते हैं इसको, हमने देखा कि हम इसको जो है वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो लिविंग ही है। तो अभी तक जो है हमने डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे दो चीजें देखी, वन वाज मेटाबॉलिज्म एंड अनदर वाज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर लाइफ, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर लाइफ। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट देखना है दैट इज बेसिकली कॉन्शियसनेस, हम कह सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, जब हमें किसी चीज में देखना होता है कि इसके अंदर लाइफ है या नहीं, तो हम लोग इस चीज को जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस एक इंसान की जो है वो एबिलिटी है टू सेंस the environmental cues या अपनी सराउंडिंग्स को सेंस करने की जो एबिलिटी है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू इट। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हम कहते हैं एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंटल क्यूज एंड सराउंडिंग्स एंड प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स टू इट। और ये रेस्पॉन्स जो है वो इसकी एनवायरमेंटल क्यू के खास होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चीज है ये ऑलमोस्ट सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा प्रोकैरियोट हो या बड़े से बड़ा कोई भी यूकैरियोट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। हम लोग वैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इकोलाई की एग्जांपल अगर लें, इकोलाई ने अगर सेंस कर लिया कि इसके सराउंडिंग में जो है वो कहीं पे फूड है, तो इट विल गो एंड एनगल्फ द फूड और अपना जो है वो न्यूट्रिशन कर लेगा। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर हम देखें हम लोग एज ह्यूमंस, ठीक है, हम लोगों की नजर अगर किसी खाने पे पड़ गई तो हमारे मुंह से जो है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, मुंह में जो है वो सलाइवा की प्रोडक्शन हो जाती है। व्हाई इज दैट? क्योंकि हमने जो है वो खाने को देखा, हमने एक एनवायरमेंटल क्यू को आइडेंटिफाई किया और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी ने एक रेस्पॉन्स दिया, एंड वो जो रेस्पॉन्स था वो उसी एनवायरमेंटल क्यू के लिए था। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे कोई गर्म पतीला है, ठीक है, इट्स हॉट, ठीक है, इसका बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर गलती से भी इसको जो है हाथ लग गया तो हम लोग क्या है इसको फटाफट से जो है हटा लेंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने इसको सेंस किया कि इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है एंड वी शुड रिमूव आवर हैंड्स, अदरवाइज जो है वो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट को सेंस करते हैं कि देयर इज सनलाइट आउट देयर एंड वी शुड डू फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एनवायरमेंटल क्यूज जिनको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहचानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम लोग क्या करते हैं, कोई एनवायरमेंटल क्यू आ गया तो इसको रेस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमें दो टर्म्स मिल जाती है, दैट वन इज स्टिमुलस and another is irritability। स्टिमुलस हम कह सकते हैं इस एक्सटर्नल क्यू को, ठीक है, और इरिटेबिलिटी हम कह सकते हैं जो हमने रेस्पॉन्स दिया, और इन्हीं दो को मिला के जो है वो कॉन्शियसनेस बनती है। कॉन्शियसनेस मतलब होता है टू बी अवेयर
ऑफ द सराउंडिंग्स। जब एक इंसान बेहोश हो जाता है तो वो अपने सराउंडिंग्स को जो है वो उससे अवेयर नहीं रहता। उसको कोई भी एनवायरमेंटल क्यू दे दो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है, अनलेस वो होश में ना आ जाए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि दैट पर्सन इज अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस है, ये कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। हालांकि ये टर्म जो है वो कोई साइंटिफिक टर्म यहाँ पे हम नहीं कह सकते, बट इट्स नॉर्मल टर्म जो यूज़ की जाती है कि दैट पर्सन इज अनकॉन्शियस, दैट इज ये जो है वो कोई एनवायरमेंटल क्यू को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब स्टिमुलस में कुछ चीज़ें हम देखेंगे, जैसे स्टिमुलस में क्या क्या आ सकता है। देयर कैन बी अ मैकेनिकल स्टिमुलस, ठीक है, देयर कैन बी अ केमिकल स्टिमुलस, देयर कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं मैकेनिकल में हमारा आएगा, किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, जैसे स्लैप किसी ने कर दिया, तो उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि इंसान को जो है वो गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। या कहीं पे जो है वो जख्म आ गया, इंजरी आ गई, तो इंसान की बॉडी जो है वो उसको हील करने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने देखा कि केमिकल में हम ये कह सकते हैं कि इंसान को जो है वो कोई इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन की वजह से जो वो इन्फेक्टेंट है, जो वो एंटीजन है, जो भी वो कोई माइक्रोब है जिसने इसको इन्फेक्ट किया है, दैट इज रिलीजिंग सम काइंड ऑफ ए हार्मफुल केमिकल। तो इसके अगेंस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो है हमारी लाइट आती है, ठीक है, जैसे प्लांट्स का भी हमने देखा कि उन पे जब लाइट पड़ेगी, सनलाइट, तो जब तब जाके जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि थर्मल स्टिमुलस का मतलब है टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसा टेम्परेचर है, उसी हिसाब से जो है वो हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। द टेम्परेचर, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया क्योंकि वहां पे जो है वो टेम्परेचर ज्यादा था, दैट वाज अ थर्मल स्टिमुलस, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग इन्हीं स्टिमुलस को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे। वी विल डिफाइन अ टर्म दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्राई करता है टू मेंटेन ए कांस्टेंट कंडीशन। जैसे एक इंसान जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा टेम्परेचर, हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करती है कि हमारा टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री के आसपास ही रहे। अगर इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो हम लोग ये कहते हैं कि बंदे को जो है वो फीवर है। बाहर से टेम्परेचर चाहे -8 डिग्री ही क्यों ना हो, बॉडी की जो हमेशा कोशिश रहती है दैट इज के 37 डिग्री जो है वो हमारे जिस्म का टेम्परेचर हमेशा रहना चाहिए। इससे ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं कि फीवर की कंडीशन है, इससे कम हो गया तो हम कहते हैं हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। दोनों जो है वो एक इंसान को जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करने से रोक देती है, ठीक है। तो आज जो है हमने बेसिकली अब देखा रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस जो है अभी थोड़ा सा और आगे चलेगा, ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस। और इसके बाद जो है वो इस नेक्स्ट लेक्चर के ही अंदर ही हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है दैट विल बी ओवर। और उसके बाद जो है हम लोग लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा प्रेजेंट टाइम्स जो एनसीईआरटी है वहाँ पे जहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।